करुणा अपनी बड़ी बहू रंजना से कहती है, बहू मैं क्या सोच रही थी, अब तेरे देवर की ना शादी कर देती हूँ। कम से कम अपनी सारी जिम्मेदारी तो पूरी कर दूं जीते जी, वरना जीवन का कोई भरोसा नहीं है। आज हो कल नहीं, क्योंकि बुढ़ापा तो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। अरे माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? रही बात देवर जी की शादी की, तो वो भी हो जाएगी ना जब कोई अच्छी लड़की मिलेगी। वही तो मैं भी कह रही हूँ कि छोटी बहू भी ना बिल्कुल तेरी तरह ही हो, हर काम में गुणी हो, दिखने में तेरी तरह सुंदर हो, गोरी चिट्टी हो। तुझे पता है मेरे बेटे के लिए ना बहुत सारे रिश्ते आ रहे थे, लेकिन मैं हर लड़की को मना कर रही थी। कोई सांवली थी तो किसी की हाइट कम थी, कोई मोटी थी तो कोई बहुत ही ज्यादा पतली थी। ये सब देख कर ना मेरा जी ही नहीं कर रहा था कि मैं अपने बच्चों की शादी करूं। पर फिर जब तेरा रिश्ता आया ना, तो तू मुझे हर चीज में सही लगी। दिखने में इतनी गोरी चिट्टी, तेरा नैन नक्श भी अच्छा, और ऊपर से तेरी हाइट भी अच्छी, ऊपर से हर काम में परफेक्ट है तू। ऐसी ही तो बहू चाहती थी, और अब फिर से मैं ऐसी बहू चाहती हूँ। माँ जी, वो तो किस्मत की बात होती है ना। अगर देवर जी की किस्मत में कोई ऐसी लिखी हो जो दिखने में थोड़ी कम सुंदर हो, लेकिन पढ़ाई लिखाई से और घर के काम काज में आगे हो, फिर? अरे भाई, बस जरा सी भी कटौती बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे चाहिए तो पूरी परफेक्ट बहू चाहिए। सच बताऊं माँ जी, तो परफेक्ट ना कोई नहीं होता, हर इंसान में कोई ना कोई कमी होती है। अब जैसे मेरे ही अंदर है, मैं दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर हूँ, लेकिन पढ़ाई लिखाई तो मुझसे हुई नहीं, कम पढ़ी लिखी हूँ। अगर ज्यादा पढ़ लिख ली होती तो शायद आज मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई होती। इसलिए कहते हैं कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता, कुछ ना कुछ कमी तो होती ही है। अरे कोई तेरी डिग्री देख रहा है क्या कि तू कितनी पढ़ी है और कितनी नहीं? समाज ये नहीं देखता, समाज ये देखता है कि आप दिखाई कैसे देते हो। माँ जी, सबका ना अपना अपना सोचना होता है, लेकिन मेरा मानना है कि सबसे बड़ी सुंदरता ना शिक्षा है। अच्छा चल चल, अब बहस मत कर, घर का काम कर ले। देखती हूँ यहाँ वहाँ पता करके कि कोई अच्छी लड़की मिले तो मैं तेरे देवर की शादी कर दूंगी। ऐसे ही अब करुणा यहाँ वहाँ रिश्तेदारों में बातचीत करके अपने छोटे बेटे मयंक के लिए लड़की देखना शुरू कर देती है। जब ये बात मयंक को पता चलती है तब मयंक अपनी माँ से कहता है, माँ, ये क्या सुन रहा हूँ मैं कि आप मेरे लिए लड़की देख रही हो, और आपने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। अरे अभी कोई लड़की देखी नहीं है तेरे लिए जो तुझे बताऊं। अब देखना दिखाना तो लगा रहता है ना बेटा। मेरा ये मतलब है कि आपने ये भी नहीं पूछा मुझसे कि मेरी लाइफ में कोई है नहीं। तेरी लाइफ में कोई है या नहीं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे मेरे घर में मेरे हिसाब की बहू चाहिए। माँ, वो समय गया, आपने भैया में अपनी जिद दिखा ली, लेकिन मेरे साथ ये बिल्कुल नहीं चलेगा। मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, वो मेरे ही साथ जॉब करती है, बहुत अच्छी खासी पढ़ी लिखी है, और उसकी सैलरी मुझसे भी ज्यादा है, तो किसी भी चीज में ना कम नहीं है वो। उसका नाम बता देता हूँ, उसका नाम रितिमा है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और शादी भी उसी से करूंगा मैं। जरा उसकी फोटो देखा, मैं भी देखूं कैसी दिखती है। मयंक अपने फोन में रिधिमा की फोटो दिखाता है। दिखने में रिधिमा बहुत ही काली थी। ये देखकर करुणा को गुस्सा आता है और वो अपने बेटे से कहती है, क्या बेटा मयंक, खानदान बदलने का इरादा है क्या? ऐसी काली कलूटी लड़की ढूंढ कर लाया है अपने लिए? पूरे खानदान में ऐसा कोई नहीं है। मेरे सारे गोरे गोरे और सुंदर सुंदर लोग हैं, और ये इतनी काली। माँ, काला हो या गोरा ये क्या होता है? अरे भले ही काली हो, लेकिन उसका नेचर बहुत अच्छा है, और साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा पढ़ी लिखी है, अपने पैरों पर खड़ी है। ये सुंदरता देखकर शादी नहीं करनी मेरे को। और सुंदरता का क्या है, आज नहीं तो कल ये गोरी चमड़ी भी धीरे धीरे काली पड़ी जाती है। अपने आप को ही देख लो, आप एक समय पर बहुत सुंदर थी और आज झुर्रियां आ गई। आपके चेहरे पर सुंदरता किस चीज की माँ? सुंदरता का तो पता नहीं, लेकिन इतना जरूर पता चल गया है कि मेरा बेटा ना अब बहुत ही ज्यादा बड़ा हो गया है। एक लड़की के लिए अपनी माँ से ऐसी बातें कर रहा है। वो इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि मेरे को अपनी लाइफ किसके साथ जीनी है। इस मामले में आप मेरे साथ जबरदस्ती तो बिल्कुल नहीं कर सकती। शादी करूंगा तो इसी से, वरना मैं जिंदगी भर कुंवारा ही रहूंगा। कहते हैं ना कि माँ बाप अपने बच्चों के आगे झुकी जाते हैं, तो बस करुणा अपने बेटे के लिए रिधिमा से उसकी शादी करवाने के लिए हाँ कर देती है। और ऐसे ही कुछ समय बाद रिधिमा और मयंक की शादी बड़े ही धूमधाम से हो जाती है। शादी के बाद रिधिमा और मयंक का गृह प्रवेश होता है, जिसमें रंजना रिधिमा से कहती है,
रिद्धिमा, ये रहा कलश। अपने सीधे पैर से इसे गिराते हुए अंदर आओ और स्वागत है तुम्हारा हमारे घर में। अपने प्यार से इस घर को खुशियों से भर देना। अरे रंजना बहू, खुशियों से नहीं बल्कि अंधेरा कर देगी। ये तो हमारे घर में इतनी काली है, मैं तो सोच रही हूँ क्या मुंह दिखाऊंगी समाज में। ऐसी ऐसी कौन सी कमी पड़ गई थी मेरे पास जो मैं ऐसी काली कलूटी लड़की को अपने घर की बहू बना कर ले आई। माँ जी, आप फिर से शुरू हो गई। अरे देवर जी अगर खुश हैं तो और क्या चाहिए हमें। कहते हैं ना, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। दीदी कोई बात नहीं, माँ जी की नाराजगी ना धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाएगी, क्योंकि हर किसी के लिए आसानी होता है ना सारी चीज को स्वीकार करके। तो आज नहीं तो कल माँ जी मेरे रंग को जरूर स्वीकार कर लेंगी। करुणा के दिमाग में ये बात छप जाती है कि रिधिमा के चक्कर में मयंक ने उसके खिलाफ जाकर रिधिमा से शादी की है और वो किसी भी हाल में रिधिमा को इस घर से निकालना चाहती थी, उसे बर्बाद करना चाहती थी। अब ऐसे ही रिधिमा की पहली रसोई थी, हर तरफ चहल पहल थी। करुणा बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो चाहती थी कि किसी भी तरीके से हमेशा हमेशा के लिए उसकी बेटे की जिंदगी से रिधिमा चली जाए। थोड़ी देर बाद करुणा मौका देखकर सीढ़ियों पर तेल गिरा देती है ताकि रिधिमा जब सीढ़ियों पर से आए तो उसका पैर फिसल जाए और वो नीचे गिर जाए। थोड़ी देर बाद रिधिमा की जगह मयंक उसे सीढ़ियों से नीचे उतर रहा होता है और अचानक मयंक का पैर फिसल जाता है और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और इस तरह से रिधिमा की पहली रसोई खराब हो जाती है और मयंक की हालत देखकर रिधिमा बहुत रोने लगती है। किसी तरह से उसे अस्पताल ले जाया जाता है जहां डॉक्टर मयंक के पैर में प्लास्टर लगा देते हैं। ये देखकर करुणा को बहुत आप लिखे पढ़े हैं कि नहीं?